4 सीटें तो कांग्रेस लेकर के जाएगी। 70 पार का नारा दिया था, तब 40 सीटें आई थी। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। सबको अपनी पोजीशन मजबूत चाहिए। आने वाला समय बदल सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है। जजपा की भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हरियाणा में। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा में आज चुनौतियों का दिन। चुनौती दुष्यंत चौटाला की ओर से दी जा रही है, चुनौती सरकार की ओर से दी जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5-2 महीने पहले तक दोनों एक साथ सरकार चला रहे थे और चुनौती कांग्रेस की ओर से भी दी गई है। आज ये चुनौतियां एक दूसरे को सियासी दल दे रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है, वक्त लोकसभा चुनाव का है, वक्त 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव का आने वाला है। सरकार इस समय अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 3 विधायक जो निर्दलीय सरकार के साथ खड़े दिख रहे थे, उन्होंने पाला बदल लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चुनौती दी है कि बहुमत साबित करके दिखाए। इधर से दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी की ओर से चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है तो वो किसी भी सूरत में विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये करके तो दिखाए। ये चुनौती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से चुनौती यह दी गई है कि दुष्यंत सच में अगर सरकार के खिलाफ है तो वो अपना समर्थन पत्र पहले राज्यपाल को सौंपे। यह भी एक बड़ी चुनौती है। उनका कहना है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम ना करें, यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। तो आज कह सकते हैं कि चुनौतियों का दिन था। 12 मार्च एक ऐसा दिन है जो जब हरियाणा की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो यह एक अध्याय बनेगा। किस तरह से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो 4.5 साल से सरकार चल रही थी वो एकदम से गिर गई। जननायक जनता पार्टी को जो है अलग कर दिया गया और फिर से मात्र कुछ ही घंटों के अंतराल पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और जिन निर्दलीय विधायकों को बड़ा आश्वासन मिला होगा या बड़ी आस रही होगी, वो कल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। उसके बाद चुनौतियां शुरू हो गई है। चुनौतियां उन निर्दलीय विधायकों ने भी दी है कि हमारे बिना आप सरकार चलाइए तो सही, बताइए तो सही कि कैसे चलाई जाती है। चुनौतियों के इस विषय पर जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं, हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ बेहद वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी हैं। नवीन जी को आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। दैनिक भास्कर से जुड़े रहे हैं और लगातार अखबारों के लिए लिखते रहे हैं, देशबंधु से जुड़े हुए हैं। और नवीन जी को लोग सुनना पसंद करते हैं क्योंकि बेबाक टिप्पणीकार हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर तर्कसंगत बात रखते हैं। इनको पक्ष के लोग भी सुनते हैं, विपक्ष के लोग भी सुनते हैं, इसीलिए नवीन जी को पहचाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। धन्यवाद डबास साहब। चुनौतियों का वक्त शुरू हो गया है। सरकार के लिए या पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ 6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव तो चल ही रहे हैं। इस दौरान एक चुनौती जनता को लुभाने की है और दूसरी चुनौती जो है आपस में एक दूसरे को। ये किस तरह की चुनौतियां और किस चुनौती को प्राथमिकता दी जाए, किस चुनौती को इग्नोर किया जाए, कैसे समझा जाए इस चुनौतियों के दौर को, जो चुनौती भरा खुद ही लग रहा है तमाम राजनीतिक दल और नेताओं के लिए। डबास जी, पिछले 2 महीने में हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है जी। आप देखिए, 11 मार्च को हरियाणा में गुड़गांव में प्रधानमंत्री की एक रैली की जाती है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके आयोजक हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हम दोनों इकट्ठे काम करते थे। मैं पैदल था, मनोहर लाल जी की बस मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल पर मुझे लेकर के घूमा करते थे और मैं इनके साथ जाया करता था। वो कहते ये मेरे परम मित्र हैं और आज से नहीं 40 साल से परम मित्र हैं।
वो इस बात को इतना चढ़ाते हैं मनोहर लाल जी को, ये है, और अगले ही दिन मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है। हाँ, 24 घंटे भी नहीं बीते और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती दरी है। पे सोने का वक्त याद करते वो हुए याद करते हैं, पैरों के लोगों को नीचे याद से दिलाते हैं। पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया, दरी पे सोने का वक्त याद करते हुए पैरों के नीचे कालीन खींच लिया। जिस मोटरसाइकिल की वो बात कर रहे थे उसके बाद उन्होंने वो कुर्सी खींच ली। सवारी रास्ते में उतार दी। सवारी रास्ते में उतार दी जी। अगले दिन 12 मार्च को ये घटनाक्रम होता है। मुख्यमंत्री खुद जाकर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप करके आते हैं जी। और उसी दिन नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं नायब सिंह सैनी जी। तो उसी दिन से ये चुनौतियों का दौर तो शुरू हुआ। चुनौतियों का दौर शुरू होता है। मनोहर लाल मंत्रिमंडल में नंबर 2 के मंत्री अनिल विज जी, वो इस बात से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं सब कुछ मनोहर लाल जी को पता था, उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी। राज्यपाल के यहाँ गए, मुझे साथ लेकर के गए, मेरे साथ जाकर के उन्होंने चिट्ठी दी और उन्होंने मुझे भनक तक नहीं लगने दी, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। तो पहली चुनौती वो इस बात से अनिल विज ने पहली चुनौती दी, वो नाराज हो गए। अनिल विज ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। उन्होंने ना केवल मंत्री बनने से मना कर दिया, मंत्रिमंडल के गठन के समारोह में भी शामिल नहीं हुए। बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खुद चल करके उनके घर गए उन्हें मनाने के लिए। मान गए या ये भी चुनौती है? देखिए, उन्होंने भले ही मीडिया के सामने ये कहा कि नहीं मैं इनके साथ हूं, हर तरीके से इनके साथ खड़ा हूं, लेकिन यदि वो साथ खड़े हैं तो उनके साथ मंत्रिमंडल में भी शामिल होते हैं जी। ऐसा नहीं हुआ। अब वो कितने तरीके उनके साथ हैं ये वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। उसके बाद से घटनाक्रम तेजी से बदलता चला गया। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने जो सरकार मिलकर चलाई, जजपा के दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। उस दिन वो इनका आपस में गठबंधन टूट गया। गठबंधन ना केवल टूट गया, आज जिन 3 विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस लिया, तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भी इनको जो है सरकार छोड़ देनी चाहिए, सरकार को हटा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिसॉल्व कर देनी चाहिए। मौका तो मिल गया ना उन्हें मौका मिला। चुनौतियों का दिन है आज। हाँ, चुनौती दे रहे हैं वो, एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई। आपके अंदर नैतिक बल है तो आप सरकार से इस्तीफा दें जी। वो कह रहे हैं कि भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है तो इनको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बल्कि कांग्रेस को ये कहा है कि कांग्रेस जो है इस बात के लिए गवर्नर को लिखे और इस बात की चिट्ठी दे कि सरकार अल्पमत में है और सरकार खत्म की जाए, डिसॉल्व की जाए, और मैं इस बात के लिए कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जहां तक ये बात कह दी। हाँ, सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। और जब बात आई अल्पमत की तो मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। वो इशारा देते हैं कि जजपा के विधायक उनके साथ हैं, उनके वोट उन्हें मिलेगा और वो अपना सरकार कायम रहेगी। अच्छा नवीन जी, ये भी तो एक चुनौती है कि किस आधार पे वो ये बात कर रहे हैं कि जजपा के विधायक, अगर जजपा के विधायक मान भी लिया जाता है कि 5 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते, लेकिन समर्थन तो पार्टी में रहते हुए दे नहीं सकते। वो या तो उनको विधायक पद भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और दोबारा जीत के आए, जब तो उनका समर्थन हो सकता है। वरना तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा हुआ विधायक अगर पार्टी साथ नहीं दे रही है सरकार का तो वो भी नहीं दे सकते निश्चित तौर पे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और डबाज जी, अगर हम देखा जाए तो टेक्निकली अगर देखें तो 12 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 13 मार्च को उन्होंने बहुमत साबित किया था सदन में जी। 13 मार्च को बहुमत सदन में साबित करने के बाद 6 महीने तक तो कायदे से उनके खिलाफ फ्लोर टेस्ट आना नहीं चाहिए जी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कायदे से, टेक्निकली अगर देखा जाए तो। लेकिन विपक्ष इस बात का हल्ला मचा रहा है क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने बहुमत साबित किया था, निर्दलीय विधायकों के आधार पर किया था, निर्दलीय विधायक इनके साथ थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, उन्होंने वोट दिए थे कि भी हम इनके साथ हैं। लेकिन अब उनमें से वही 3 निर्दलीय विधायक छोड़ गए
लेकिन जननायक जनता पार्टी के तो 5 विधायक जो उस समय सदन में मौजूद थे, व्हिप जारी होने के बाद उनको सदन से बाहर जाना पड़ा। वो उन्हें सदन से बाहर जाना पड़ा था। वोटिंग में शामिल। यही स्थिति अभी भी है भाई। आप ये देखिए, हरियाणा में विधानसभा में 90 विधायक हैं, 90 में से 2 इस्तीफा दे चुके, आज 88 विधायक हैं। बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायक होने चाहिए कायदे से। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 40 विधायक हैं और आज 2 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, तो 42 हुए। एक गोपाल कांडा, हाँ, एक निर्दलीय और 2 निर्दलीय और एक गोपाल कांडा, 43 हो गई इनके पास। और वहीं हम अगर विपक्ष में देखते हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और जैसे जजपा ये कह रही है कि हम इनको समर्थन देने के लिए तैयार है कांग्रेस को, तो 30 और 10 40 हो गए। 40 हो गए और 3 ये निर्दलीय आ गए, 3 इनके साथ निर्दलीय आ गए, तो 43 विधायक तो आज उनके पास भी हैं, इनके पास भी है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, खेला कहीं भी हो सकता है। सवाल कुछ निर्दलीय ऐसे भी हैं, बलराज कुंडू हैं जैसे, है ना। हाँ, वो इनेलो के बलराज कुंडू हैं, ठीक है। उन्होंने तो अपनी पार्टी बना रखी है, बहम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बलराज कुंडू है, अब वो अपना अलग लाइन पे चल रहे हैं, वो उनका जिस तरह मन करता है वो करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतने महत्वपूर्ण दौर में या समय में, जब विधानसभा चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हुए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार गुजर रही है या भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, जिसको एक उम्मीद थी, एक नारा दिया जा रहा था, केंद्र में 400 पार का नारा दिया जा रहा था और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का नारा दिया जा रहा था। उसके बाद ऐसी स्थितियां, जब चुनौतियां सहन करनी पड़ रही है, तो सरकार के लिए मुश्किल तो बनती है। देखिए डबास जी, ये बात बिल्कुल सही है। हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनावों में हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। उस वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनावों में नारा दिया गया था इस बार 70 पार, 75 पार, लेकिन उनकी सीटें आई थी 40। इस बार हरियाणा के लोकसभा चुनावों में 1-2 सीटों को छोड़ दें तो 8 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस 4 सीटें तो कांग्रेस लेकर के जाएगी। आप ये देखो, जब 10 सीटें कांग्रेस लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो विधानसभा में उनको 40 सीटें मिली थी। 10 में से 10 लोकसभा सीटें जब भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तब जो है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 40 सीटें मिली। ये इंडिकेट करता है कि भाई लोकसभा के चुनाव केंद्र के उस पे लड़े जाते हैं और विधानसभा के चुनाव पूरी तरह अलग है, पे लड़े जाते हैं, स्टेट के मुद्दों वो स्टेट में वो मुद्दे बिल्कुल अलग रहते हैं। और उस वक्त 70 पार का नारा दिया था, तब 40 सीटें आई थी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी 10 साल काम कर रही है, उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस यदि उस वक्त जब बीजेपी की लहर थी सारे देश में, नरेंद्र मोदी की लहर थी, तब कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हमने ये देखा है कि निर्दलीय विधायक हमेशा ये नब्ज टटोलते हैं जनता की कि आने वाला समय जनता का मूड क्या है, और वो जनता का मूड देख के हमेशा उसी का साथ देते हैं जब उनको लग रहा है कि ये सरकार आएगी, ये सत्ता आएगी। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक राजनीति की कहावत है बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर की, राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता। सब अपने लिए काम करते हैं। सबको अपनी पोजीशन मजबूत चाहिए। भाई आप ये देखो, आज से 2 महीने पहले जो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे, उनके समर्थन से सरकार बनी, मात्र 2 महीने के बाद ही आज उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? उनको लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने के बाद उन्होंने माहौल देखा, जनता की नब्ज टटोली, उन्हें लगा कि आने वाला समय बदल सकता है और कांग्रेस का हो सकता है। क्योंकि निर्दलीय विधायक हमेशा जो है मौसम और तापमान देखते हैं।
लेकिन ये भी तो संभव है कि जनता का मूड कुछ और कर रहा हो, लोग नेता लोग भी कई बार ऐसा होता है कि भापने में और उसको पहचानने में गलती कर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। देखिए, चूक हो सकती है, कहीं भी हो सकती है चूक। अब हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र ने ये चूक की कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, ये उनसे भी चूक हुई जी। हम कह रहे हैं यदि उनको लग रहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलना है तो साल पहले भी बदल सकते थे, 6 महीने पहले भी बदला जा सकता था। अब चुनाव तक सारा मामला सेटल हो जाता, चुनाव तक कोई अगर नाराज था उसे मनाया जा सकता था, सारी परिस्थितियां सुधारी जा सकती थी। इससे तो मैसेज ये गया ना कि मनोहर लाल जी काम नहीं कर रहे थे इसलिए हटाए। हाँ भाई, अगर उनका फेलियर था, उनको लग रहा था मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं है, इनका फेलियर है, जनता नाराज है, तो ये डिसीजन पहले भी ले सकते थे, लेकिन उनसे भी चूक हुई। तो ये चूक तो देखो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे यही माना जाता है इंडिपेंडेंट एमएलए, निर्दलीय विधायक हमेशा जनता की नब्ज टटोलते हैं और देखते हैं जहां सरकार होगी, जहां उनको फायदा होगा, वो हमेशा उसी के साथ जाते हैं। वापस चुनौतियों पे आते हैं। चुनौती किसके लिए बड़ी है? निर्दलीय विधायकों ने जिन्होंने ये फैसला लिया है, सरकार बीजेपी की जो अभी बचाने की कवायद में लगी हुई है उसके लिए बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, या जननायक जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 1.5 महीने पहले तक उनको दूध से मक्खी की तरह अलग कर दिया गया और अब वो दोबारा से जो है वो एक चुनौती दे रहे हैं, चाहे हुड्डा को दे रहे हैं चाहे सरकार को दे रहे हैं। उनको कहना है कि नैतिक बल बचा है तो इस्तीफा दे, और हुड्डा को कह रहे हैं कि आप इनसे अविश्वास प्रस्ताव या इनसे हल लेके आइए। तो चुनौती किसके, चारों की अगर अलग अलग हम बात करें एक एक करके, तो चुनौती किसके लिए बड़ी है और किसे स्वीकार करनी चाहिए और कौन इग्नोर कर सकता है? देखिए डबास जी, इग्नोर करने वाला तो सवाल ही नहीं है। इग्नोर करने वाला तो कोई इसमें है ही नहीं, कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन बड़ी चुनौती किसके लिए? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है जी, क्योंकि हरियाणा में जहां वो अल्पमत में आ गई है, वहीं आने वाला समय इनके लिए और परेशानियों वाला हो सकता है। और अगर अल्पमत में भी ये कुछ समय के लिए किसी जुगाड़ तंत्र का इस्तेमाल करके चलते रहे तो वो जो परसेप्शन जनता के बीच बनेगी वो खराब बनेगी। देखिए, ये तो तय है कि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सितंबर में विधानसभा भंग कर दी जाएगी, चुनाव घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है तब तक ये 6 महीने वाला फॉर्मूला अपना करके सरकार को बहुमत हासिल कर चुकी है और 6 महीने तक अल्पमत में नहीं आ सकती, तब तक फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे। ने ये भी कहा है कि अगर कुछ तकनीकी दिक्कत आती है तो कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। हाँ, वो यदि वो तकनीकी दिक्कत आती है, अदालत का रास्ता भी खुला हुआ है, और यदि विपक्ष राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल अपने विवेक से भी कुछ इसमें डिसीजन ले सकता है जी। राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियां हैं, वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो ये भी कर सकता है कि सदन से बाहर बैठ करके इनसे जो है बातचीत करके इस मामले को निपटा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास है फिलहाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जहां उसको लोकसभा में एक मैसेज गलत जा रहा है, लोकसभा चुनावों में नुकसान होने जा रहा है इसका, वहीं आने वाला समय भी इनके लिए दिक्कतों वाला होगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं है जी। भाई, आज मई में 25 मई को वोटिंग होनी है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में चुनाव है, सितंबर में विधानसभा भंग होगी, तो वो समय भी बहुत कम है। और तो कांग्रेस के लिए चुनौती कैसी है? देखिए, कांग्रेस को तो इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन दिया है। सवाल देखो क्या होता है कि आपको 99 का दौर याद होगा जब बंसीलाल की सरकार गिरा के ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्होंने समय से पहले इलेक्शन भी करवाए और अब वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए। इसी तरह का दौर तो मुझे लग रहा है कि अब वो भी गठबंधन की सरकार थी। हाँ, वो भी गठबंधन की सरकार थी, ये भी बैसाखियों पे चल रही सरकार है। हाँ, ये भी भाई 4.5 साल का समय तो इन्होंने जजपा के साथ निकाला, जजपा के 10 विधायक इनके साथ थे, सरकार को कोई खतरा नहीं था, वो मुख्यमंत्री था उनके मंत्री थे। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लिया। निर्दलीय विधायकों को लगा कि अब उनकी लॉटरी खुलने वाली है, मंत्रिमंडल में उनका नंबर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है बहुमत हासिल किया और उसके बाद किसी निर्दलीय को मंत्री नहीं बनाया। बाद में निर्दलीय विधायक ठगा सा महसूस करते रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे चाह करके भी। तो कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल, हाँ, फिलहाल कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन यदि सही मायने में ये निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी में शामिल भी होने जा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा जी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि भी जो चर्चा है भी पिछले कुछ दिनों से ये निर्दलीय विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में थे, उनके साथ मीटिंग हो रही थी इनकी जी। तो उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी। और जजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या वो फिर से एक इमेज क्रिएशन का जो दौर उसके लिए एक, या हम कहीं मौका उसके लिए अब आया है, उसको ये कहने का मौका जनता के बीच मिल रहा है कि देखिए हम लोगों से अलग हुए तो इनका अस्तित्व भी जो है खतरे में आ गया? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जजपा इस बात से कहीं ना कहीं खुश है कि भी अगर उनका गठबंधन टूटा, वो सरकार से बाहर हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। और आज तो पत्रकारों ने दुष्यंत चौटाला से कई बार पूछा कि बीजेपी को आप फिर से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बार तो साफ इनकार किया। अब अंदर खाने हाँ, किस तरह की बातें होती है, क्योंकि 19 का इलेक्शन तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़के जीते हाँ, थे। बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। और अब भी जो है उन्होंने बीजेपी से लोकसभा के लिए 3 सीटें 2 सीटें वो मांगते रहे और बीजेपी ने नहीं दी, तो तभी उनका ये गठबंधन टूटा। नहीं, ये बात तो फिर बाद में आई ना। शुरुआत में तो जननायक जनता पार्टी ने यही कहा कि हमें पता ही नहीं, हमें अलग क्यों कर दिया। वो तो बाद में उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें पता ही नहीं हमें क्यों अलग कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड पे, आज जजपा की भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हरियाणा में। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो किसान है और किसान आंदोलन के समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल रहे। इसी वजह से तो इतना लंबा, जैसे ही सरकार से अलग हुए सबसे ज्यादा विरोध तो आज उनको सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है जनता का। आज उनके लिए गांवों में जाना मुश्किल हो गया है। आज लोग उनके खिलाफ काले झंडे दिखा रहे हैं, उनको जो है जगह जगह उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालांकि जजपा के जितने नेता बाकी तो निकल गए, जितने बचे नेता हैं वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो आप ही की लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं डबास जी, जनता को उनके विधायक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। वो भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जजपा छोड़ने के लिए तैयार है। उनको भी लग रहा है कि अगर जजपा से नाराज हैं, तुम जजपा छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होगे, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लो। हालात ये पैदा हो सकते हैं। जजपा के विधायक रामकरण काला ने बोल तो दिया, मैं वही बात कह रहा हूँ, वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार, कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनावों में जजपा का और खराब होगा। भाई अगर जजपा के विधायक आज लोकसभा कैंडिडेट अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं तो विधानसभा में भी हालात खराब होंगे। तो विधानसभा में जजपा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका। पिछली बार 10 विधायक थे, अब की बार उनके जो है हो सकता है 1 या 2 विधायक ही रह जाएं। तो बड़ी चुनौती जजपा के लिए लोगों को समझाना है, बताना है कि हम सत्ता में थे तो हम आपके लिए काम कर रहे थे। ये बड़ी चुनौती है क्योंकि मैं बताया ना, उनका वोट बैंक देखिए किसान रहा है जी। हमेशा उन्होंने किसान की बात उठाई है और किसान ही उनका वोट बैंक रहा है। अब किसान आंदोलन में वो महत्वपूर्ण बात आपने कही, देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी है जननायक जनता पार्टी, अपने आप को बताती। इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने आप को देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी बताती है। बिल्कुल। और रंजीत सिंह भी कहते हैं कि मैं देवीलाल की नीतियों बेटे। तो आप ये देखिए सर कि एक ही परिवार के 3 सदस्य, तीनों देवीलाल की नीतियों पे चलने वाले लोग, और तीनों एक दूसरे के खिलाफ हिसार में चुनौती दे रहे हैं। आज जब हम चुनौतियों पे ही बात कर रहे हैं तो ये भी एक चुनौती है कि हाँ, एक ही परिवार के सदस्य जो है एक ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं सारे, और तीनों ये कह रहे हैं कि हम देवीलाल की नीतियों पे चल रहे हैं। हाँ, देवीलाल की देखिए वो वोट तो मांग रहे हैं, उनको पता है कि देवीलाल जी के नाम पर ही वोट मिल सकता है जी। वो अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं वो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर। कम से कम जजपा और इनेलो की तो हम बात कर ही सकते हैं। बिल्कुल, वो दोनों ही पार्टियों के नेता वो चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांग रही है। इसका मतलब उनको भी इस बात का एहसास है, उनके अंदर कोई ना कोई कमी रही, कोई ना कोई गलतियां रही,
जिसकी वजह से जनता आज उनके नाम पर वोट नहीं दे रही है, उनकी पार्टी के नाम पर वोट नहीं दे रही है, चौधरी देवीलाल के नाम पर उन्हें वोट मिल सकता है। और निर्दलीयों के लिए चुनौती की अगर हम बात करें तो किस तरह देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए, उनके लिए क्या चुनौती है आने वाले वक्त में? देखिए, निर्दलीयों के लिए ये राह आसान नहीं होगी। निर्दलीयों ने जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम करवाए हैं वो तो हो सकता है कामयाब हो जाएं, अगर वो भी हो सकते हैं निर्दलीय भी कोशिश करेंगे कांग्रेस की टिकट मिले या भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले तो वो उससे चुनाव, क्योंकि हम देखते हैं जितने निर्दलीय हैं ये वो निर्दलीय हैं जिनको पिछली बार टिकट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े। इस बार भी मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे, माहौल टटोलेंगे किसका माहौल है और वो वहां से टिकट लेने की कोशिश करेंगे। अगर उनको जो है अपनी मनचाही पार्टी की टिकट मिलती है तो उनकी कोशिश रहेगी वो उस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ें, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक बार निर्दलीय जीत जाएं तो बार बार नहीं जीता जा सकता। ये तो अनिल विज जैसे नेता बहुत कम हैं जिन्होंने जनता के बीच अपनी जगह बनाई है, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी के साथ हो, वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति को समझने की अगर कोशिश करें तो बड़े समीकरण समझने पड़ते। कोई दूसरे स्टेट की राजनीति जितनी सरल है हरियाणा में उतनी सरल नहीं है। यहाँ तो गुटों में से भी गुट बने हुए हैं, यहाँ तो पार्टियों में से भी पार्टियां निकल के दूसरी पार्टियां बनी है। यहाँ कार्यकर्ताओं से नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता होते हैं कई कई दलों में, तो और हर एक को चाह है सत्ता की और सबके सब अपने पॉलिटिकल अधिकारों को लेके जो है वो बहुत जागरूक भी है, चाहे नागरिक है चाहे नेता है, और वो तमाम वो प्रयास करते हैं जिससे वो एक मुकाम पे बने रह सके। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए हरियाणा, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, हरियाणा का जो मतदाता है, हरियाणा का जो ग्रामीण अंचल का आदमी है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक। तो वो सब समझेगा ये जो जो चुनौतियों का दौर चल रहा है, एक दूसरे को दी जा रही है, बिल्कुल, और जो इधर से उधर दल बदल हो रहा है। नेता तो बड़े इजीली कह देते हैं कि चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें नेता इधर से उधर जाते हैं, वो कह के निकल जाते हैं, लेकिन पब्लिक तो लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, और खास तौर से जो ग्रामीण अंचल की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है, वो समझेगी वो इस बात को। अच्छा, वो अपने हिसाब से फिर उसको समझाती भी है नेताओं को, वो समय आने पर जो है समझाती है जनता। वो एक कहावत है ना, ये हरियाणा है भाई। या बहका नहीं सकते हरियाणा की जनता को आप। तो हरियाणा की जनता ही है ना इस मामले में जागरूक है, वो अपने अधिकार को भी जानती है और वो सरकार के नुमाइंदों को भी जानती है। उन्हें पता है कि सरकार का कौन सा नुमाइंदा काम कर रहा है, कौन सा नुमाइंदा काम नहीं कर रहा है, कौन उन्हें गोली दे रहा है, वो हर बात को जानती है। अच्छा, चुनौती की बात चल रही है, अब बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां भी आएंगी, नेता भी आएंगे, और जब उनको ये फीडबैक जा रहा है कि उनको समर्थन देने वाले जो है लोग ही दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं जिनके सहारे सरकार चल रही थी, जो बैसाखी आती सरकार की वही छीन ली गई है, तो उसके बाद वो जब रैली करने के लिए आएंगे तो उनको संभाल पाना भी तो इन लोगों के लिए जो बीजेपी में सरकार चला रहे हैं या संगठन चला रहे हैं उनके लिए भी तो बड़ी चुनौती होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है डबास जी। देखिए, रैलियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता रैलियां करेंगे जी, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे, उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, एक समय था जब जनता और रैलियों से ये तय होता था कि किसकी रैली बड़ी है उसको वहां वोट मिलेंगे और वो जीतेगा। आज रैलियों का दौर मुझे लगता है कि खत्म होता जा रहा है। लोग जो है ना, रैलियों में जो भीड़ आ रही है, अब तो पेड़ भीड़ आने लगी है, दिहाड़ी पर लोग लाते हैं, और वही भीड़ जो है भारतीय जनता पार्टी में जाती है, वही कांग्रेस में जाती है, वही इनेलो में जाती है, वही जजपा में जाती है। क्योंकि आज का जो आदमी है वो या तो अखबार पढ़ता है या मोबाइल पे डिजिटल पे वो देखता है सारी खबरें, और वो माहौल को टटोलता है और वो अब उस हिसाब से अपना दिमाग लगा करके वोट देता है। चाहे वो अनपढ़ आदमी है चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी है। तो रैलियों में तो अब लोग सिर्फ दिहाड़ी पर जाने लग गए। आज आप देखो, किसी भी पार्टी में नेता है, कार्यकर्ता नहीं है।
आज दरी मैं- बिछाने वाला कार्यकर्ता हाँ, खत्म हो गया ही खत्म है। हो गया। एक वक्त था जब टेंट लगते थे, दरियां बिछाई जाती थी, कुर्सियां लगाई जाती थी, तो कार्यकर्ता ये काम किया करते भारतीय जनता थे। पार्टी की बात कर लीजिए नवीन जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को मिला क्या? अगर आप लोकसभा की बात करें, 6 कैंडिडेट तो इनके कांग्रेस के लाए हुए हैं। हाँ, वही बात है ना कि ये लोग अब अपनी पार्टी के नेताओं को तो पूछते नहीं, इनको तो ये होता है कि जो जीत रहा है उसे ले आओ, उसे टिकट दे दो। फिर से करेंगे वो। जी, तो रैलियों में जो भीड़ आती है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन पहले देती थी कि किसके साथ लोग ज्यादा हैं। लेकिन सवाल वही है नवीन जी कि जब केंद्र के बड़े नेता आएंगे, प्रधानमंत्री की रैलियों का शेड्यूल होगा, तो उस समय जब वो पूछेंगे कि भाई ये हुआ क्या, आप लोग तो आश्वासन देते थे कि 10 की 10 जीतेंगे, आपके लिए तो स्टेट में सरकार मुश्किल हो गया चलाना, आप हमें 10 कहां से ला के देंगे। जब वो पूछेंगे तो ये चुनौती तो बीजेपी में जो अभी सरकार चला रहे हैं और जो संगठन चला रहे हैं, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो ये चुनौती तो उनके लिए भी है कि वो क्या जवाब देंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, उन लोगों के लिए जवाब देना भारी पड़ेगा कि भी पिछली बार अगर 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई थी, तो इस बार 5 या 6 सीटें क्यों आई या 7 सीटें क्यों आई, क्यों ये सीटें घट गई। देखिए, रैली में तो मुझे लगता है ये लोग भीड़ जुटाएंगे, क्योंकि इन लोगों को केंद्रीय नेताओं को दिखाना होगा कि हमारी रैली सफल हुई जी, हमारे भाई आपको सुनने के लिए इतने लोग आए। तो रैली तो ये लोग भीड़ जुटा के ले आते हैं किसी तरीके कर से, लेंगे वो, रैलियों में भीड़ आ जाएगी। लेकिन जवाब ये कैसे महत्वपूर्ण देंगे? है, ये महत्वपूर्ण है कि जो रैली में लोग आ रहे हैं क्या वो उनको वोट देंगे या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वो समय नहीं रह गया ही है। पहले क्या था, लोग खुद जाया करते थे नेताओं को सुनने के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली है तो अरे वाजपेयी जी को सुनने जाना है हमें, सुनने जाना है। भाई इंदिरा गांधी आ रही तो इंदिरा गांधी को सुनने जाना है हमें, या राजीव गांधी को सुनने जाना है। अब वो ना तो वो नेता रहे और ना वो जनता रही, ना वो माहौल रहा, हर चीज वक्त के साथ दौर बदलता चला गया। तो मुझे लगता है कि रैलियों का बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन हाँ इनकी जवाबदेही जरूर रहेगी केंद्रीय नेताओं पर। केंद्रीय नेताओं की। तो दोस्तों, आज चुनौतियों पे हम बात कर रहे थे नवीन जी के साथ। ये चुनौतियों भरा दौर है नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और आज तो एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखे हैं तमाम राजनीतिक दल। और निश्चित तौर पे जनता इन चुनौतियों को कैसे देख रही है, ये बड़ा सवाल है। इसी को खोलने की कोशिश की है, समीकरणों को समझाने की कोशिश की है नवीन धमीजा जी ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, टिप्पणी जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से, आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। 4 सीटें तो कांग्रेस लेकर के जाएगी। 70 पार का नारा दिया था, तब 40 सीटें आई थी। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। सबको अपनी पोजीशन मजबूत चाहिए। आने वाला समय बदल सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है। जजपा की भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हरियाणा में।